12 जून के दिन गूगल 3 घंटे के लिए डाउन था और उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पूरी टेक इंडस्ट्री में, क्योंकि गूगल की सर्विस जिसका नाम है जीसीपी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो बहुत सारी कंपनी यूज़ करती है और जो भी कंपनीज ये जीसीपी यूज़ कर रही थी वो भी डाउन हो गई थी क्योंकि गूगल ही खुद से डाउन था। जीसीपी में ये डाउन क्यों हुआ था और क्या दिक्कतें आई थी, कैसे उन्होंने इसे रिजॉल्व किया और कैसे वो चीज़ पकड़ी गई, ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक इंसिडेंट रिपोर्ट पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे। तो हम आज के दिन इस वीडियो में वो इंसिडेंट रिपोर्ट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे ये आउटेज हुआ था और कैसे गूगल जैसी बड़ी कंपनीज इन आउटेजेस को प्रिवेंट करने का ट्राई करती है, पर फिर भी अगर हो जाए तो कैसे वो उसे रिकवर करती है। ये इंसिडेंट रिपोर्ट जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी, इसमें इन्होंने सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताइए कि वी डीपली अपोलोजाइज फॉर द इम्पैक्ट दिस आउटेज हैड। क्योंकि देखो, ये बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी सर्विसेज दूसरी कंपनीज यूज़ करती है, तो जब ये डाउन होते हैं तो वो कंपनीज डाउन होती है और जब वो कंपनीज डाउन होती है तो उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। बिजनेस पे इफेक्ट होता है, इसलिए उनका इनकम वगैरह कम हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर कोई कंपनी 5 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए ना, तो उनकी इनकम भी इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि वो थोड़े दिन पीछे चली जाती है उस आउटेज की वजह से। और यही बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ भी इस आउटेज में, क्योंकि 3 घंटे के लिए पूरी तरह से गूगल डाउन था, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है अगर आप पैसों के मामले में देखो तो ये चीज़ तो है। इन्होंने बताया कि ये कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ था आखिर, व्हाट इज़ आवर इमीडिएट पाथ फॉरवर्ड, हाउ डिड वी कम्युनिकेट, व्हाट्स आवर अप्रोच मूविंग फॉरवर्ड, और ये बाकी सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि हुआ क्या था। बेसिकली वो हमें इम्पॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं कि हुआ क्या था, व्हाट हैपन। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ, और अगर आपको ये लिंक चाहिए इसके तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और मैं खुद से ऐसा जूम करके, नाइस, ठीक है। तो क्या हुआ था, Google and Google Cloud APIs are served through our Google API management and control planes. Distributed regionally, these management and control planes are responsible for ensuring each API request that comes in is authorized, has the policy and appropriate check like quota to meet their endpoints. The core binary that is part of the policy check system is known as service control. Service control is a regional service that has a regional data store that it reads quota and policy information from. The data store metadata gets replicated almost instantly globally to manage quota policies for Google Cloud and our customers. तो इस पैराग्राफ में जो चीज़ें उन्होंने दी है वो ये है कि सपोज एक सॉर्ट ऑफ मिडल वेयर है, और ये मिडल वेयर कहाँ पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनली, मतलब रीजनल लेवल पे है, पर ये जो डेटा स्टोर होता है मेटा डेटा, वो रेप्लिकेट होता है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली और ग्लोबली। इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये जो सर्विस कंट्रोल वाली फाइल है, ये सर्विस कंट्रोल वाली बाइनरी है, जब भी ये अपडेट होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है रीजनली, और इसी के साथ में वो इंस्टेंटली ग्लोबली रेप्लिकेट हो जाएगी, सारे नोड्स को उसकी इंफॉर्मेशन जाए, इसीलिए ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये मैनेजमेंट और कंट्रोल प्लेन्स वगैरह क्या होता है, तो बेसिकली अपने पास होता है एक राउटर, और उस राउटर पे ये चीज़ें होती है। आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि राउटर पे जो अपने टेबल्स वगैरह होते हैं, राउटिंग टेबल्स, ऑथेंटिकेशन टेबल्स वगैरह, उसी के साथ में ये मैनेजमेंट और कंट्रोल प्लेन्स होते हैं, और इससे डेटा वगैरह फ्लो करता है और उसके अंदर ही ये ऑथराइजेशन वगैरह होता है। ऐसा आर्किटेक्चर आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। 29 मई को क्या हुआ था, इन्होंने एक नया फीचर दिया सर्विस कंट्रोल में फॉर एडिशनल कोटा पॉलिसी चेक। कोटा चेक करने के लिए, कोटा मतलब कि आपका कितना, आपने अगर 100 रुपये डाले हैं तो 100 रुपये में से अगर 50 रुपये खर्च हुए आपके गूगल सर्विसेज पे, तो 50 रुपये आपके पास है, तो वो 50 रुपये का अगर आपके पास बैलेंस है तो उस बैलेंस के लिए क्या चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ऐसा कोटा जो होता है ना अपना, बेसिकली वो वाला चीज़। दिस कोड चेंज एंड बाइनरी रिलीज वेंट थ्रू अ रीजन बाय रीजन रोल आउट, but the code part that failed was never exercised during this rollout due to needing a policy change that would trigger the code. मतलब समझे कि वो कोड पाथ कभी भी ट्रिगर नहीं हुआ था। As a safety precaution, this code change came with a red button to turn off the particular policy serving path
The issue with this change was that it did not have appropriate error handling nor was it feature flag protected. मतलब क्या, उसके लिए appropriate error handling नहीं था और feature flag से उसे protect भी नहीं किया था. ये दो mistakes है. feature flag से protect होना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर एरर हैंडलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपने कोड में कर सकते हो. हम इससे ये सीख सकते हैं. ठीक है. विदाउट द अप्रोप्रिएट एरर हैंडलिंग द नल पॉइंटर कॉज द बाइनरी टू क्रैश. इसका मतलब ये कि एरर हैंडलिंग नहीं थी प्रॉपर, इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने नल पॉइंटर को चेक नहीं किया. ठीक है. और नल पॉइंटर को चेक नहीं किया और उस पर अगर चीज़ एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा. राइट. अगर आपको सी लैंग्वेज पता है, C++ पता है, तो उसमें ये एरर आती है. अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी बहुत बार ये चीज़ें आती है. तो ये सारी चीज़ें हैं. और ये जो नल पॉइंटर था उसने उसको एक्सेस करने का ट्राई किया और ये एरर आ गया, क्रैश हो गया. Feature flags are used to gradually enable the feature region by region per project, starting with internal projects, to enable us catch issues. If this had been flag protected, this issue would have been caught in staging. मतलब क्या, फीचर फ्लैग से ये क्या करते हैं, ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टिंग विद द इंटरनल प्रोजेक्ट चीज़ें रोल आउट करते हैं और रोल आउट करने के बाद फिर वो टेस्ट वगैरह होती है और फिर वो पकड़ी जाती है. पर इस पे फीचर फ्लैग ही नहीं था तो ये सीधा चली गई कहाँ पे, प्रोडक्शन पे, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई. इसका मतलब ये पूरे प्रॉब्लम का जड़ जो था वो दो चीज़ें थी, फीचर फ्लैग ना होना जिसकी वजह से वो पहले पकड़ा नहीं गया, और सेकंड एरर हैंडलिंग ना होना जिसकी वजह से क्रैश हुआ. ऑन जून 12 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अराउंड कब, 10:45 PDT, 10:45 AM PDT. इसका मतलब अपने यहाँ के इंडिया में उस टाइम पे कितने बजे रहेंगे, 11:15 बजे रहेंगे रात के 12 तारीख के. इसलिए आपको शायद इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा, पर मेरे लिए और जो मेरे कलीग्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट था, बिकॉज इसी टाइम जोन पे हम काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे और हम भी डाउन थे. तो a policy change was inserted into regional spanner tables that service control uses for policies. Given the global nature of quota management, this metadata was replicated globally within seconds. जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि ग्लोबली रेप्लिकेट होता है विद इन सेकेंड्स. तो दिस पॉलिसी डेटा कंटिन्यूड अनइंटेंडेड ब्लैंक फील्ड्स. मतलब क्या, इस पॉलिसी डेटा में अनइंटेंडेड ब्लैंक फील्ड्स थी. अब थोड़ी चीज़ें आ रही है साथ में, अनइंटेंडेड ब्लैंक फील्ड होना, नल चेक का ना होना. मतलब क्या, अनइंटेंडेड फील्ड को एक्सेस किया जिसकी वजह से नल आया और वो नल फील्ड को एक्सेस किया जिसकी वजह से क्रैश हुआ. ठीक है. Service control then regionally exercised quota checks on policies in each regional data store. This pulled in blank fields for this respective policy change and exercised the code path that hit the null pointer, causing the binaries to go into crash loop. This occurred globally given each regional deployment. Within 2 minutes, बस 2 मिनट में, our site reliability engineering team was triaging the incident. उनको पता चल गया तुरंत ही. Within 10 minutes, the root cause was identified and the red button to disable the serving path, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, was being put in place. The red button was ready to roll out approximately 25 minutes from the start of the incident. Within 40 minutes of incident, the red button rollout was completed. And we started seeing recovery across regions, starting with the smaller ones. मतलब smaller से larger तक इन्होंने recovery वगैरह start कर दी इस चीज़ का. Within some of our larger regions, such as US Central 1, a service control task restarted. ये restart हो गया service control का task. क्यों? ये larger regions में. It created a herd effect on the underlying infrastructure it depends on, that spanner tables. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों ये 40 मिनट में रिजॉल्व की गई चीज़ रिजॉल्व होने के लिए 3 घंटे लग गए. इसका एक्सप्लेनेशन है ये लास्ट पैराग्राफ. Overloading the infrastructure. Service control did not have the appropriate randomized exponential backoff implemented to avoid this. It took up to 2 hours 40 minutes to fully resolve in US Central 1, as we throttled task creation to minimize the impact on the underlying infrastructure and routed traffic to multi-regional databases to reduce the load. At that point, service control and API serving was fully recovered across all regions. Corresponding Google and Google Cloud products started recovering, with some taking longer depending upon the architecture.
इसका मतलब हुआ क्या, ये जो बहुत बड़ा चीज़ था, इनका बड़ा जो रीजन है यूएस सेंट्रल वन, जो बहुत कंपनीज यूज़ करती है बिकॉज दे आर बेस्ड इन यूएस पे काम करती है, तो इसीलिए। और इसने क्या किया, इट क्रिएटेड हर्ड इफेक्ट ऑन द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इट डिपेंड्स ऑन। मतलब क्या, इसका एक हर्ड इफेक्ट क्रिएट हुआ। एक सेकेंड में टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। ओके, हर्ड इफेक्ट हुआ इसका, और ये इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, ये डेटाबेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ओवरलोड, और यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ नहीं था इसे अवॉइड करने के लिए। तो ये ओवरलोडिंग की वजह से इसे 2 घंटा 40 मिनट लग गया अप्रोक्सीमेटली रिकवर होने के लिए, और फिर जाके ये रिकवर हुआ। तो आप देख सकते हो 2 मिनट में पता चला था, 25 मिनट रोल आउट के लिए लगे, 40 मिनट बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर कुछ चीज़ों में ये हर्ड इफेक्ट आया और इसीलिए लगे 2 hours 40 मिनट्स से रिकवर करने के लिए, विच मीन्स 40 + 40 = 80। 3 घंटा 20 मिनट अप्रोक्सीमेटली सारी चीज़ें डाउन थी। तो कुछ इस तरह से था इनका सारा चीज़, और ये डाउन चला गया था गूगल। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दिया आपने, क्योंकि बहुत बहुत एन्जॉयबल चीज़ था यार ये, कि यार गूगल डाउन चला गया है। और ये पढ़ने के लिए मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसी चीज़ें गूगल के साथ भी हो रही है यार, कि ये नल पॉइंटर मिस कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ही नहीं है बस गलती करने वाले, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, इवन गूगल से भी गलती हो जाती है। तो बस यही था, इन्होंने रिकवर कर लिया। नो ब्लेम पॉलिसीज़ होती है कंपनीज़ में, तो जिसने भी ये किया था उसको कुछ ब्लेम वगैरह नहीं जाएगा। अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो कुछ तो होगा उनके साथ, पर आई होप कि कुछ ना हो। तो यही था कि गूगल कैसे डाउन चला गया 3 घंटे के लिए, और कैसे सारी कंपनीज अफेक्ट हो गई थी इससे। सारी कंपनीज से मेरा मतलब है बहुत सारी कंपनीज, आप सर्च कर सकते हो डैशबोर्ड पे जाके, कितनी सारी कंपनीज डाउन चली गई थी इसकी वजह से, और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश हुए हैं इसके लिए। तो हाँ, आई होप आपको बहुत नॉलेज मिला होगा इस इंसिडेंट रिपोर्ट से, और चीज़ें पता चली होगी। मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है अच्छे से। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे ये चीज़ें हो रखी थी और कैसे गूगल ने इसे रिजॉल्व किया। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब है 500 सब्सक्राइबर्स के। 468 सब्सक्राइबर्स से अभी आपने, हमें बस चाहिए 22 सब्सक्राइबर्स, ताकि हम, सॉरी नहीं 22 नहीं, 32 सब्सक्राइबर्स, ताकि हम पहुंच जाए अपने 500 के मार्क पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में पता करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।